नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वर्ण के विषय में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों के ही विषय में काम आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वो भाषा क्या होती है, भाषा कहते किसे हैं। तो जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का क्या अर्थ होता है? बोलना। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं? कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोलने के लिए जब किसी भी बात को हमें बताना होता है, किसी भी चीज के लिए किसी भी भाव को प्रकट करना होता है, तो उसके लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब ये जो भाषा होती है वो दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा मतलब जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कही जाती है, और जब हम मुख से बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं अर्थात मुंह से जब हम बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा कही जाती है। अब इस भाषा के अंग कौन से होते हैं? भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम भाषा का जो पहला अंग है वर्ण, इसके विषय में पढ़ेंगे, अन्य दो को आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वर्ण से। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण अर्थात अक्षर, जो भी एक अक्षर होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ये मैंने एक क्रम में दी है, तो आप अगर इन सबको जान जाएंगे तो आपको वर्ण की परिभाषा भी याद हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वर्ण होते क्या हैं। तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उन्हें लिखित रूप देने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो ध्वनि होती है, वो एक आवाज होती है जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है। उनको जब हम लिख देते हैं, वो जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उनको जब हम लिख देते हैं तो वो वर्णों के द्वारा हम लिखते हैं। तो जो वर्ण क्या हो गए? वो ध्वनि का एक लिखित रूप हो गए। भाषा का जो लिखित रूप है उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं उसको जब हम किसी कागज पर लिख देते हैं तो वो वर्ण हो जाते हैं। वर्णों से ही हम किसी भाषा को लिखेंगे ना, और तो कोई तरीका होता नहीं है हम कैसे लिखेंगे। जैसे जो भी मैं अभी बोल रही हूँ वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब वर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी ध्वनि हम मुंह से बोलते हैं उन्हें जब हम लिख देते हैं तो वो वर्ण के रूप में हो जाते हैं। अब वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण, क्योंकि वर्णों से फिर आगे शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। इस तरह से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। सरल शब्दों में वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण या अक्षर। वर्ण वह ध्वनि है जिसको अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अब वर्ण एक ऐसी ध्वनि है जिसका हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, अर्थात जिसको हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसके। जैसे हमने शब्द बनाया बालक, ठीक है, तो बालक में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, अर्थात कौन कौन से वर्ण हैं? उसमें ब है, फिर ब में आ है, फिर ल है, फिर ल में अ है, फिर क है, फिर क में अ है। इस तरह से हमने जो बालक एक शब्द है उसके हमने खंड कर दिए। पर जब बालक में हमने देखा कि ब है, आ है, अब ब को हम और अधिक तो नहीं खंड कर सकते ना, उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि ब एक वर्ण है, एक अक्षर है। वर्ण और अक्षर एक ही चीज होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क, त, र, न, ब, ज, ये सब वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला जो होती है उसमें जो आते हैं वो सब वर्ण कहे जाते हैं। तो ये आपको वर्ण समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं कि जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें 46 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो
ये किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है, हमको किसी ना किसी लिपि में हम उसको लिखते हैं। तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उसकी अपनी एक वर्णमाला है। उसको कैसे लिखें उसके लिए एक क्रमबद्ध वर्ण दिए गए हैं कि इन इन वर्णों से आप अपनी भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णमाला है इसमें 46 वर्ण होते हैं। अब ये जो वर्ण है 46 वर्ण है, ये दो प्रकार के हैं। कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब ये क्या होते हैं इनको अभी हम आगे विस्तार से देख लेते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्ण स्वर कहे जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो स्वर वर्ण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन हमें दो ही पढ़ने हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, तो आप लोगों को ये दो ही ध्यान रखने हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वर संस्कृत वर्णमाला के या हिंदी वर्णमाला के ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बोलते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इतना ही समय लगता है कि उस समय में एक मात्रा बोली जा सके। और ये जो वर्ण है इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि संस्कृत के मूल स्वर कौन से होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। ये कौन से हैं? अ, इ, उ, री, री। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर, अर्थात हम कहते हैं ना छोटे ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, वो सब ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से हैं ये पांचों? एक बार फिर से देखते हैं। अ, इ, उ, री, री। ठीक है, ये 5 स्वर हमारे ह्रस्व स्वर हैं और ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। इसके पश्चात आता है दीर्घ स्वर। अब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। पीछे क्या था ह्रस्व स्वर में? एक मात्रा का समय लगता है, पर दीर्घ स्वर अर्थात उसकी मात्रा 2 हो जाती है। दीर्घ, बड़ा, नाम से भी पता चल रहा है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जैसे हम बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये सब जो होते हैं ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है जो हमने पीछे ह्रस्व स्वर पढ़े उन्हीं का दीर्घ रूप, उन्हीं के दीर्घ रूप होते हैं। और एक होते हैं मिश्रित या यौगिक स्वर, इनको अभी हम देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप में कौन से स्वर वर्ण आएंगे? अ का दीर्घ रूप हो जाता है आ, छोटा अ बड़ा आ। पढ़ते हैं हम वर्णमाला में, तो अ का दीर्घ रूप आ, ह्रस्व ई का दीर्घ रूप ई, ह्रस्व उ का दीर्घ रूप उ और री का दीर्घ रूप री। जो री होता है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए जो मूल स्वर हैं वो 5 हैं और ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप जब हम बनाते हैं तो वो 4 ही बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि मूल स्वर हमारे 5 हैं, लेकिन जब हम उनका दीर्घ रूप बनाते हैं तो वो 4 ही बनते हैं क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं बनता है, बड़ा स्वर नहीं बनता है। ठीक है, ये 4 हैं ह्रस्व के दीर्घ रूप। उसके बाद आते हैं मिश्रित और यौगिक स्वर। मिश्रित और यौगिक, मिश्र अर्थात मिले जुले, मिले हुए, यौगिक जुड़े हुए, इनको आप मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं और यौगिक स्वर भी कह सकते हैं। और इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि मिश्र का मतलब मिला हुआ, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक स्वर कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से, ध्यान रखिएगा 2 स्वर होते हैं इसमें। ठीक है, और ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन से? जैसे कि अ और आ में अगर हम ई मिला देंगे, ह्रस्व ई, तो वो ए बन जाएगा, ए से एडी। ठीक है, तो ये ए बन जाएगा।
इसी प्रकार अगर अ और आ में हम ह्रस्व उ अर्थात छोटा उ अगर मिला देंगे तो वो ओ बन जाएगा। इसी प्रकार अ और आ में अगर हम दीर्घ ई मिला देंगे तो आई बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अ और आ में अगर हम दीर्घ ऊ मिला देंगे तो वो औ बन जाएगा। ये है हमारे यौगिक स्वर 4, ए, ओ, आई, औ। और 4 थे हमारे ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? कुल 8 हो गए दीर्घ स्वर। ठीक है। इसके पश्चात आता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमने देख लिए। वर्ण 2 प्रकार के थे, स्वर वर्ण फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं। अब ये कैसे 33 होते हैं ये अभी हम नीचे देख लेंगे, जो 3 भागों में विभाजित होते हैं। इन जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन से? पहला जो विभाग किया है उनका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जब भी हम इन वर्णों को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है, जो हमारी जिह्वा है, वो हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है अर्थात उसको छूती है। जैसे कि हम क बोलते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। इसी प्रकार च, छ, ज, झ। तो हम जिस भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुंह के भाग में किसी ना किसी स्थान को वो हमारी जो जीभ है वो छूती है, तो स्पर्श करती है। स्पर्श करना अर्थात छूना, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। और ये जो 25 व्यंजन है इनको इन्होंने 5 वर्गों में विभाजित किया है, 5 वर्गों में बांट दिया है। 5 वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्गों में 5-5 व्यंजन हैं। एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और कुल 5 वर्ग हैं। तो 5 और 5 मिला के कितने हो गए? 25। जब हम उसको देखते हैं तो एक वर्ग में 5 हैं और कुल 5 वर्ग हैं। ठीक है। ये हो गए स्पर्श व्यंजन। इसी प्रकार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ क्या होता है? अंतः अर्थात अंदर, स्थ अर्थात रहने वाला। अर्थात जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को, तो ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते हैं, ये हमारे मुख के अंदर ही रह जाते हैं। य, र, ल, व। तो ये हमारे पूरी तरह से मुंह के बाहर नहीं आ पाते हैं, मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है। इसके आगे आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह में एक रगड़ सी होती है, अर्थात हमारी जो जीभ है वो एक यूं रगड़ती है एक स्थान पर और उससे एक गर्म भाप निकलती है बाहर। तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह। ठीक है। ये 4 हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये थे हमारे व्यंजन वर्ण जो 3 भागों में है, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। इसके पश्चात संस्कृत में 2 और ध्वनियां होती हैं स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त। उनके क्या नाम है? अनुस्वार तथा विसर्ग। तो संस्कृत में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 2 ध्वनियां अनुस्वार तथा विसर्ग और होती हैं, और इन दोनों ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये दोनों ही ध्वनियां अयोगवाह कही जाती हैं। इन दोनों ही ध्वनियों का प्रयोग स्वर वर्णों के साथ होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार और विसर्ग होता है उन दोनों का ही प्रयोग स्वर वर्णों के साथ होता है, व्यंजन वर्णों के साथ नहीं, क्योंकि व्यंजन वर्ण तो स्वयं उच्चारित होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है व्यंजन वर्णों को भी। अब ये अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? अनुस्वार वर्ण, इन वर्णों के उच्चारण में नासिका का उपयोग होता है, अर्थात जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो इनका जो उच्चारण होता है वो हमारी नाक से ये ध्वनि निकलती है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं
तो हमारे मुख के अलग अलग भागों से उन वर्णों का उच्चारण होता है। तो जो अनुस्वार वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हमारी नाक से होता है। जैसे कि संस्कृत, तो संस्कृत में ये जो ऊपर जो बिंदु दिख रहा है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत, चंद्रमा, किंशुक, तो किंग, ये जो ऊपर बिंदी है इसका हमारा जो उच्चारण हो रहा है वो हमारी नासिका अर्थात नाक से हो रहा है। इसके पश्चात आते हैं विसर्ग वर्ण। इन वर्णों का उच्चारण करने पर ह इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। विसर्ग क्या होता है? संस्कृत के जितने भी वर्ण होते हैं, अधिकांश वर्णों में संस्कृत में विसर्ग लगा होता है। विसर्ग के बिना संस्कृत के वर्ण बन नहीं पाते हैं। तो जैसे कि रामः, तो ये म के बाद जो दो बिंदु नजर आ रहे हैं आपको, ये विसर्ग कहलाते हैं। बालकः, सह, तो इसकी जो ध्वनि होती है वो कैसी उच्चारित होती है? ह, इस तरह से सह, बालकः, रामः, इस प्रकार से ये विसर्ग वर्ण होता है। इसके पश्चात आते हैं संयुक्त वर्ण। हालांकि इनकी हमारी वर्णमाला में अलग से कोई गणना नहीं होती, क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से ही बनते हैं। अर्थात वर्णमाला में जो पहले से वर्ण उपस्थित हैं उन्हीं से बनते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसलिए इनकी वर्णमाला में गणना नहीं होती, किंतु ये वर्ण होते हैं। ये कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ। अब देखिए जो क्ष है वो क, श से मिलकर बनता है, और क्योंकि ये व्यंजन है तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, तो अ जब मिलेगा तभी वो पूर्ण रूप से बनेगा। जब तक व्यंजन में इस प्रकार से हलंत लगा हुआ है तो आप एक बात समझ लीजिए कि उसमें स्वर नहीं है, तो इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें स्वर नहीं होगा। ठीक है, ये आधा मान सकते हैं हम इसको। जब हम कोई भी आधा, जैसे हम लिखते हैं सप्तम, सपतम, प तो नहीं आ रहा ना, सप आधा है, इसका मतलब उसमें व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण है वो नहीं मिला हुआ है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी व्यंजन में हलंत लगा हुआ है इसका मतलब उसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद आता है त, र और अ। तो त, र, से क्या बनता है? त्र। इसके बाद ज, य और अ, इससे बनता है ज्ञ। तो ये थे हमारे संयुक्त वर्ण, जिनकी वर्णमाला में गणना नहीं है, किंतु ये 3 वर्ण हमारे होते हैं। हम इनको भाषा को लिखते समय काम में लेते हैं। तो हमने जो विषय पढ़ा है वर्ण, इसको हम एक इस तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं, जिनमें 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने 2 अयोगवाह वर्ण पढ़े जो स्वरों के साथ प्रयोग लिए जाते हैं। उनमें एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। तो ये था वर्ण और वर्णमाला का विषय। वैसे आपको विषय समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।